देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दिनांक 4 मार्च 2020 उस रात मैं और जितेश समालका के हाईवे से मंडरोली जा रहे थे। वैसे तो हम दोनों सुबह ही मंडरोली के लिए अपनी बाइक से रवाना हो गए थे, एक केस की तहकीकात करने के लिए। करीबन शाम के 7 बजे अचानक ही हमारी बाइक चलते चलते बंद पड़ गई। हाईवे का वो हिस्सा जहां बाइक अचानक ही बंद पड़ गई थी वो पूरी तरह से वीरान था। हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ ही पेड़ थे। ऊपर से सूरज भी डूबने के कगार पर ही था। मैं और जितेश बाइक को धक्का लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे और फिर कुछ देर बाद जब सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त होते ही हम दोनों को थोड़ी बेचैनी होने लगी। दरअसल जब अंधेरे और खामोशी ने हाईवे को अपने आगोश में ले लिया तो वो हाईवे अचानक ही हमारे जहन में सीकरी की तरह उभरने लगा। हम दोनों एक दूसरे को ये तो जाहिर नहीं होने दे रहे थे कि हम दोनों अंदर से कितना डरे हुए हैं, पर हम दोनों का जोर से बतियाना और तेजी से निकलने की कोशिश करना हम दोनों के डर को ही दर्शा रहा था। खैर, किसी तरह हम दोनों बाइक को धक्का मारते हुए एक बस्ती तक पहुंचे जहां हाईवे के एक और गैराज था। तभी हम दोनों ने तुरंत अपनी बाइक को उस गैराज वाले के हवाले किया और पेट पूजा करने के लिए बगल के ढाबे पर जाकर बैठ गए। भरपेट खाना खाने के बाद जब हमारी नज़र घड़ी पर गई तो हमने पाया कि रात के 9 बजने वाले हैं और अभी भी हमें 150 किलोमीटर का सफ़र और तय करना था। खाना खाने के बाद जब हम गैराज वाले के पास पहुंचे तो तब तक हमारी बाइक भी दुरुस्त हो चुकी थी। इसके बाद हम फ़ौरन ही वहां से निकले और जब हमारी बाइक मुखियाना हाईवे पर पहुंची तो हमारी बाइक ने एक बार फिर धोखा दे दिया। पिछली बार की तरह फिर से एक बार बाइक बंद पड़ गई और बाइक के फिर से बंद पड़ जाने के चलते हम दोनों फिर से सुनसान हाईवे के बीचों बीच फंस गए। आसपास नजर घुमाई तो वहां से कुछ दूर एक बड़ा सा मकान दिखा। हमने फिर से बाइक को धकेलना शुरू किया और बाइक को धकेलते हुए उस मकान तक पहुंचे। जब हम दोनों उस मकान के पास पहुंचे तो हमारी नज़र मकान के गेट पर लगे बोर्ड पर गई जिस पर कुछ लिखा हुआ था, पर मैं सिर्फ इसको ही ठीक से पढ़ पाया क्योंकि बाकी के लिखे शब्द करीबन मिट चुके थे। खैर, हमें इतना तो पता चल गया था कि ये कोई स्कूल था और अच्छी बात यह थी कि इस वक्त भी स्कूल की लाइट्स ऑन थी, जिसका सीधा साधा मतलब था हमें यहाँ मदद मिल जाएगी। मैं जितेश के साथ उस गेट के अंदर दाखिल हुआ और आवाज़ लगाते बोला, अरे कोई है क्या? पर हमारे आवाज़ देने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जितेश के साथ धीरे धीरे उस स्कूल के अंदर तक पहुंच गया। पर जब मैं अंदर पहुंचा तो अंदर तो कोई भी मौजूद ही नहीं था। ऊपर से जो दरवाज़ा खुला हुआ था उसके आगे काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी, जिससे एक बात तो साबित हो रही थी कि इस स्कूल की सफाई काफ़ी दिनों से नहीं की गई है। मगर उसके बाद मैंने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और उस दरवाजे को एक झटका देते हुए एकदम से अंदर बढ़ गया। और जैसे मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मुझे सामने की तरफ एक बड़ी सी टेबल दिखाई दे रही थी और उस टेबल के ऊपर मुझे कुछ गिनी चुनी फाइलें नज़र आ रही थी। सच में मैं और जितेश इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। अभी हम दोनों इधर उधर झांका ताकी कर रहे थे कि तभी हमें किसी के हंसने की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनकर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ पलटे तो हमें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। वहाँ सिर्फ खामोशी पसरी हुई थी। मुझे उस समय गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी मैं इसी उधेड़बुन में था कि तभी अंदर एक बार फिर नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई। दरअसल अचानक ही वहाँ पर तेज बदबू का आना शुरू हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदबू आखिर आ क्यों रही है। तभी मैं और जितेश बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, पर जैसे हम दरवाजे के पास पहुंचे तो वो दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। उस दरवाजे के इस तरफ बंद होते ही मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश काम ही नहीं कर रही थी। जितेश तो बुरी तरह से घबरा रहा था, यहाँ तक कि वो रोने तक को हो गया था। पर मैंने किसी तरह उसे शांत किया, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये इस तरह की अजीब घटनाएं हो क्यों रही हैं। पर मैं लगातार कोशिश करने के बावजूद भी उस दरवाजे को खोल पाने में सक्षम नहीं था। उसके बाद मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई,
पर वो आवाज़ मेरे समझ से बाहर थी, क्योंकि वो कुछ अजीब सी भाषा में बोल रहा था। पर वो जो कोई भी था, उसकी आवाज़ बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। जितेश तो बुरी तरह से कांप रहा था। बस मैं ही था जो किसी तरह से अपने आप को संभाले हुए था और हिम्मत बनाए रखे थे। अब मैं समझ गया था कि हम यहाँ पर बुरे फंस गए हैं। पर उस आवाज़ को सुनते ही जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक 6 फुट की हाइट वाला एक आदमी, जो दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा दिख रहा था, उस आदमी को देखते ही हमारे तो पसीने छूट गए, क्योंकि मैंने और जितेश ने जिंदगी में पहली बार इतना भयानक और बड़ा आदमी अपनी आंखों से देखा था। वो आदमी बड़े ही गुस्से में हम दोनों को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में वो हम दोनों को ख़त्म कर देगा। तभी मैंने डरते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो क्या है भाई साहब, हमारी बाइक ख़राब हो गई है ना, हमें लगा कि यहाँ कोई होगा तो कुछ मदद मिल जाएगी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि पता नहीं क्यों उस आदमी ने मुझे घूरते हुए मेरा गला पकड़ लिया और ज़ोर से दीवार में दे मारा, और मेरे दीवार में लगते ही मेरे सर में ज़ोर से चोट लग गई। इससे पहले वो मुझे फिर से कुछ करता कि मैं बेहोश होने का नाटक करने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि जितेश को भी बुरी तरह से दीवार में दे मारा है, क्योंकि जैसा उसने मेरे साथ किया था ठीक वैसे उसके साथ हुआ। अब मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैं समझ गया था कि ये कोई पिशाच है, क्योंकि उसी वक्त मेरी नज़र उसके पैरों पर चली गई थी। दरअसल मैंने धीरे से आंख खोलकर देखा तो उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने थे। इस चीज़ को देखते ही मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और डर के मारे मैं तुरंत ही उठा और पैरों के बलबूते वहाँ से तेज़ी से भागने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुँच पाता कि अचानक ही उसने मुझे एकदम से पीछे से पकड़ लिया और फिर से पीछे की तरफ खींचकर मुझे ज़मीन में दे मारा, जिस वजह से मेरा सर ज़मीन से टकरा गया और मेरे सर में फिर से एक अच्छी खासी चोट आ गई, जिस वजह से मैं अपने सर को फिर से सहलाने लगा। फिर कुछ देर तक तो मैं अपने आजू बाजू में देखता रहा, लेकिन डर के मारे अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आवाज़ भी बाहर निकालूं। तभी मैंने एक नज़र जितेश पर मारी तो वो बेहोश पड़ा था। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जान बचाऊं या फिर जितेश को। अभी मैं इसी उधेड़-बुन में था कि तभी वो शैतान मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले वो मुझे पकड़ता कि मैं भागकर सामने जो दरवाज़ा खुला हुआ था उस दरवाजे को पकड़ लिया, और जैसे मैंने दरवाजे को पकड़ा कि मेरी नज़र दरवाजे पर बंध रहे लाल धागों पर पड़ी, जो शायद किसी ने अभी मंत्रित करके दरवाजे पर बांधे हुए थे। मैंने तुरंत उन धागों में से एक लाल धागा तोड़ लिया और उस शैतान की ओर कर दिया, और जैसे मैंने उस धागे को शैतान की ओर किया कि तभी वो शैतान घुर्राते हुए गायब हो गया। और जैसे वो गायब हुआ तो मैंने तुरंत ही जितेश को अपने कंधे पर लिया और उसे बाहर लेकर आया। अब मेरे पास कोई और चारा तो नहीं था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी रात को जितेश को लेकर कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो बेहोश था। तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि कहीं जितेश को कुछ हो न जाए। तभी मैं वहीं सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर इसी बीच जितेश को भी होश आ गया, पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तो मैंने उसे किसी तरह शांत किया, और फिर जब सुबह हुई तो हम वहाँ से गुजर रहे लोगों की मदद लेकर अपने घर वापस से पहुँच गए। पर जब मैंने उस स्कूल के बारे में तहकीकात की तो मुझे कुछ खास जानकारी तो हासिल नहीं हुई, पर हाँ इतना ज़रूर पता चला कि वो स्कूल हॉन्टेड है। पर कहते हैं कि समालका के उस हाईवे पर देर रात उस स्कूल के पास पहुंचते ही अचानक ही बाइक या फिर कोई भी गाड़ी कभी कदार खराब हो जाती है, और जो कोई भी इंसान उस स्कूल में मदद के लिए पहुंच जाता है तो उसकी दशा बहुत ही बुरी होती है। खैर दोस्तों, उस रात तो हम बच गए, पर लेकिन उस घटना को लेकर आज भी मेरे जहन में एक डर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।